हाय एवरीवन। तो ये रिमोट सेंसिंग सीरीज़ में आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ स्कैटरिंग। इस सीरीज़ में बाकी जो भी आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं वो एक अलग अलग वीडियोस में मैंने कवर किया हुआ है, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसे आप ऊपर आई बटन या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर रिमोट सेंसिंग नाम से सर्च कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक लॉज ऑफ स्कैटरिंग को। इंट्रोडक्शन टू स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच लाइट या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती है पार्टिकल से, जिसकी वजह से चेंज आ जाता है उसकी प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस पे मैंने एक ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके जिसको ना आप सीक्वेंस में पढ़िए ज़रूर, तो आपको ना सारा रिमोट सेंसिंग के आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये सब क्या होता है, जिसे कि एक बार फिर से मैं आपको ये लेक्चर में आया है तो बता देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे इसके नाम में इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटिक भी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये एक दूसरे से और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से ये जो है मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही होती है, तो इसमें कुछ पार्टिकल्स की वजह से ये इसमें इंटरेक्ट करते हैं, या फिर जो भी एटीन्यूएशन होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्कैटरिंग हो जाती है। मतलब ये सीधी नहीं आ पाती, इसमें बीच में कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इससे इसका जो प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है वो उसको डिविएट कर देते हैं। जैसे ये सीधा इसको अगर आना होगा तो ये इससे इंटरेक्ट करके इसका डायरेक्शन को स्कैटर कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये होती है स्कैटरिंग। मतलब कोई भी पार्टिकल या गैशियस मॉलिक्यूल जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पाथ जो है वो डिविएट कर दें या रीडायरेक्ट कर दें, जो उसका ओरिजिनल पाथ है उसको उससे डिविएट कर दें, भटका दें, तो इसको स्कैटरिंग कहा जाएगा। और ये स्कैटरिंग कितने टाइप्स की होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ सिलेक्टिव स्कैटरिंग। तो ये सिलेक्टिव स्कैटरिंग भी फर्दर टू टाइप्स की होती है। एक होती है रैले स्कैटरिंग और दूसरी होती है मे स्कैटरिंग। रैले स्कैटरिंग मतलब जिसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कि मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से स्कैटरिंग होगी। जो मी स्कैटरिंग है उसमें लार्ज पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स, इन बड़े पार्टिकल्स की वजह से स्कैटरिंग होगी। नेक्स्ट वन इज़ नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग एंड द थर्ड वन इज़ इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो ये दो स्कैटरिंग्स हैं, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग, लेकिन हम ये तीनों स्कैटरिंग को डिस्कस करेंगे। इनइलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर में आता है क्वांटम स्कैटरिंग, जो कि हाई एनर्जी फोटोन्स, जब बहुत हाई एनर्जी के फोटोन्स इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से जो स्कैटरिंग होती है, मतलब हाई एनर्जी के फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो स्कैटरिंग हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, उसको कहा जाएगा क्वांटम स्कैटरिंग। और ये जो स्कैटरिंग है इसकी भी अपने आप में एप्लीकेशंस है जिसको साइंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक साइंस को स्टडी करने के लिए, ऑप्टिक्स को स्टडी करने के लिए, स्काई का जो कलर है, ब्लू है, रेड है, जो भी है, उसको स्टडी करने के लिए भी स्कैटरिंग का यूज़ करते हैं, और रिमोट सेंसिंग में और इसकी सब अलग अलग एप्लीकेशंस में स्कैटरिंग का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम इसकी फ़र्स्ट टाइप ऑफ स्कैटरिंग जैसे रैले स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग तब होती है जब छोटी वेवलेंथ जो होती है वो छोटे पार्टिकल्स को स्कैटर करती है। मतलब जब पार्टिकल साइज़ छोटा होता है वेवलेंथ से, तो जो स्कैटरिंग होती है वो होती है रैले स्कैटरिंग।
तो इसमें जो पार्टिकल्स स्कैटरिंग कॉज कर रहे हैं वो छोटे होंगे, उसका साइज़ जो वेवलेंथ होगी हमारी उसके कंपैरेटिवली में छोटा होगा इसका साइज़। रैले स्कैटरिंग, इस स्कैटरिंग में जो वेवलेंथ होती है उससे जो पार्टिकल्स जो रैले स्कैटरिंग, इसमें जो पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं उनका साइज़ वेवलेंथ से छोटा होगा। जो पार्टिकल्स जैसे कि एयर, छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। ये जनरली जो होता है ये स्कैटरिंग होती है विजिबल लाइट से नियर इंफ्रारेड, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है उसमें ये स्कैटरिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। रेले स्कैटरिंग जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो जब छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे और ये जो पार्टिकल्स जो स्कैटर कर रहे हैं वेवलेंथ को वो वेवलेंथ से साइज़ में छोटे होंगे। वेवलेंथ डिपेंडेंसी, ये जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है वेवलेंथ पे। जब जो वेवलेंथ होगी वो छोटी होगी तभी जो है ये स्कैटरिंग हो सकेगी, और उसके जो पार्टिकल्स होंगे जो वो उस वेवलेंथ से भी छोटे होंगे तभी ये स्कैटरिंग हो सकती है। और इसमें जो जैसे ब्लू और वायलेट जो कलर है वो उसकी वेवलेंथ रेड कलर से कम होती है, इसलिए जो छोटी वेवलेंथ होती हैं वो ज़्यादा स्कैटर होती है कंपैरेटिवली टू द लॉन्गर वेवलेंथ। और इसका ये फॉर्मूला है, इसमें आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है कि ये जो स्कैटरिंग है वो इन्वर्सली, इसमें जो वेवलेंथ की 4th पावर से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार JRF और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसमें पूछा गया है इस स्कैटरिंग से रिलेटेड, जहाँ पर ये सब डिनोट करते हैं आई थीटा मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एट एंगल थीटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा एंड थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। फिर इस जो स्कैटरिंग का की कॉन्सेप्ट मतलब इसको कहाँ, इसका क्या मेन कॉन्सेप्ट ये है कि स्कैटरिंग इंटेंसिटी जो डिक्रीज़ हो जाती है वो वेवलेंथ की 4th पावर से डिक्रीज़ होती है। ये इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा स्कैटर होती है, जिसकी वजह से जो स्काई है हमको ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग की वजह से हमको जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। कैसे? जैसे कि ये हमारा अर्थ है और ये डे टाइम है, तो इस टाइम जो सन होगा वो ऊपर होगा, मतलब ये जो हमारा सरफेस हॉरिजन जो है उससे जो है सन अभी पास में है, तो इसमें ये लाइट्स आ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्लू लाइट आई और ये रेड लाइट आ रही है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, यहीं पर स्कैटरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो ब्लू लाइट है इसमें ज़्यादा स्कैटरिंग होगी तो ये यहीं पर स्कैटर हो जाएगी। और जो रेड लाइट है वो ज़्यादा इसमें लॉन्ग वेवलेंथ है तो इसमें स्कैटरिंग कम होती है। तो ये यहाँ पर जो आपको ब्लू पूरा लाइट स्कैटर हो गया उसकी वजह से आपको क्या होगा, स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। वहीं जो इवनिंग का टाइम होता है तब ये सन थोड़ा दूर चला जाता है, यहाँ जो हम हॉराइजन जहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर भी स्कैटरिंग होगी, जैसे कि ये ब्लू लाइट है और ये रेड लाइट है, लेकिन ये जो ब्लू लाइट है इसकी स्कैटरिंग यहीं हो जाएगी, तो ये ब्लू लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। और वहीं जो ये रेड लाइट है वो ज़्यादा लॉन्ग वेव उसकी होगी तो वो ज़्यादा दूर तक रीच हो पाएगी, इसलिए जो इवनिंग का टाइम होता है या जो मॉर्निंग का टाइम होता है जब आपका सन जो है आपके टॉप पर ना होके इधर दूर होता है तब हमको रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो वहीं की वहीं स्कैटर हो जाती है और हमारी आइज़ तक वो पहुंच नहीं पाती, और जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट होती है रेड लाइट वो हम तक पहुंच पाती है, इसलिए हमको इवनिंग और जो सनराइज़ के टाइम पर रेड दिखाई देता है, वहीं जो दिन में है वो हमको ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है। और अगर ये स्कैटरिंग नहीं होगी तो इसके एब्सेंस में हमको क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर में दिखाई देगा स्काई।
तो इस रेले स्कैटरिंग में आपको ये बात याद रखनी है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन scattered is inversely proportional to the fourth power of its wavelength। ये इसके वेवलेंथ के फोर्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको याद रखना है। ओके, सॉरी, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अभी हमने क्या पढ़ा कि इसका जो पार्टिकल साइज़ होगा वो छोटा होगा। जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो 1 mm से छोटा जो पार्टिकल्स होंगे वो, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, जो बहुत छोटे इनका पार्टिकल्स का साइज़ होता है, वो वेवलेंथ को स्कैटर कर देंगे। रेले स्कैटरिंग है वो। तो ये जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो डे होगा तब तो ब्लू कलर का होगा, क्योंकि ब्लू कलर की छोटी लाइट होती है तो वो ही सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगी, जिसकी वजह से जो स्काई है वो पूरा ब्लू दिखाई देगा। और वहीं सुबह और शाम के टाइम पे जो उसको लॉन्गर पाथ ट्रैवल करके आना पड़ता है, तो ब्लू लाइट इतना लॉन्ग पाथ ट्रैवल नहीं कर पाती कि हमको, इसलिए हमको जो दिखाई देता है वो जो हमारी आंखों तक जो लाइट पहुंच पाती है वो रेड लाइट ही पहुंच पाती है। और शाम और सुबह के टाइम पे जो ब्लू लाइट है वो उधर दूर, स्कैटरिंग तो हुई उसकी, लेकिन वो हमारे विजन से दूर है, इसलिए हम उस लाइट को देख नहीं पा रहे हैं। वहीं और दिन में क्या है, वो हमारे ऊपर ही है, तो ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर हो रही है तो हमको ब्लू कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चीज़, ब्लू कलर ऑफ द स्काई और जो रेड कलर होता है ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज़, ये रेले स्कैटरिंग की वजह से होता है। और ये इंटेंसिटी ऑफ ब्लू और रेड लाइट के लिए एक फार्मूला है, आई ब्लू कलर डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू wavelength of red color divided by wavelength of blue color to the power 4। एक्चुअली ये इन्वर्सली है, इसलिए आप देखिए कि यहाँ पे ब्लू कलर है और यहाँ पर रेड कलर है। अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे तो ये इन्वर्सली हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्सली, जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ के। तो वही इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गया है। इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ का। नाउ द नेक्स्ट स्कैटरिंग, जो कि सिलेक्टिव स्कैटरिंग का ही एक पार्ट है, वो है मी स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग तब होती है जब जिस वेवलेंथ को स्कैटर किया जा रहा है उसका साइज़ और जो पार्टिकल्स उस वेवलेंथ को स्कैटर कर रहे हैं उन दोनों का साइज़ सिमिलर होता है। मतलब ऑलमोस्ट एक ही साइज़ के हैं दोनों, पार्टिकल्स भी और वेवलेंथ भी। तो पार्टिकल्स जैसे कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, डस्ट होता है, स्मोक होता है और एरोसल होता है, ये सब जो कॉज करते हैं वो मियर स्कैटरिंग कॉज करते हैं। और इसके पार्टिकल का साइज़ होता है 0.1 से 10 mm के बीच में। वहीं जो रेले स्कैटरिंग के पार्टिकल्स थे वो लेस देन 1 mm थे, और ये हैं 0.1 से 10 mm साइज़ के हैं, और इनका साइज़ होगा वो बराबर होगा वो वेवलेंथ के साइज़ का। इसलिए ये वेवलेंथ इंडिपेंडेंट है। और जो हमने पढ़ा था, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज़ सेम ही है, स्कैटर ऑल वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वली, ये किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था रेले स्कैटरिंग है, वो जनरली, क्योंकि वो छोटे पार्टिकल्स को स्कैटर करती है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो छोटी वेवलेंथ को ही स्कैटर कर पाएंगे। इसलिए छोटी वेवलेंथ कौन सी हो गई, जो विजिबल लाइट हो गई, या फिर नियर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में भी जो नियर इंफ्रारेड है जिसकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली कम है, उन्हीं को वो स्कैटर कर पाएगी। लेकिन इस स्कैटरिंग में क्या होता है, पार्टिकल्स के साइज़ बड़े हैं तो वो ऑलमोस्ट सारी वेवलेंथ को स्कैटर कर सकते हैं। इसलिए इस यहाँ पे बोला है कि वेवलेंथ इंडिपेंडेंट है, ये सभी वेवलेंथ को ऑलमोस्ट इक्वली जो है स्कैटर कर सकती है। और इसका फार्मूला, ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है इसका फार्मूला, इसमें मेन यही होता है, इसका साइज़ याद रखिए। और ये इसमें जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि स्कैटरिंग कॉज कर रहे हैं, और ये वेवलेंथ किस वेवलेंथ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मियर स्कैटरिंग डज नॉट हैव द लैम्डा टू द
पावर 4 डिपेंडेंस एज सीन इन रेले स्कैटरिंग, जैसे कि उसमें जो डिपेंडेंस थी कि लैम्ब जो वेवलेंथ होती है उसकी पावर 4, ये उसकी डिपेंडेंस थी कि उसी वेवलेंथ को वो स्कैटर कर पाएगी। ऐसी कोई डिपेंडेंसी इस स्कैटरिंग में नहीं है। और इससे जो फिनोमिनन होता है वो होता है कि वाइट अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स। अब क्लाउड्स वाइट क्यों अपीयर होते हैं, कौन सी स्कैटरिंग की वजह से, तो वो इस स्कैटरिंग की वजह से। और स्काई ब्लू होता है और सुबह और शाम को रेड होता है, वो रेले स्कैटरिंग की वजह से। वाइट अपीयरेंस ऑफ क्लाउड्स मी स्कैटरिंग की वजह से। और इसमें अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसे कि स्मोक हो गया और हेज़ हो गया, ये सब पार्टिकल्स होते हैं जो कि वेवलेंथ के बराबर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्कैटरिंग इज़ नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग। अब नॉन सिलेक्टिव है मतलब इसमें जो वेवलेंथ है पार्टिकल का साइज़ उससे भी बड़ा है। जो पार्टिकल का साइज़ है वो वेवलेंथ से भी जब बड़ा हो जाएगा तो कोई सिलेक्शन ही नहीं बचा। अब ये पार्टिकल्स इतने बड़े हो गए कि वो ऑलमोस्ट सबको स्कैटर ही कर देंगे। मान लीजिए कि कोई लाइट आ रही है और उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं या बारिश की बूंदें आ गई तो वो उसको स्कैटर कर देंगी, या वो कितनी भी छोटी वेवलेंथ। तो आप खुद भी अगर आप देखिए कि डस्ट के पार्टिकल्स हैं तो आप अपनी आंखों से भी आप देख पाएंगे कि अगर इतनी सारी धूल है तो जब आप अपनी आई से नहीं देख पाएंगे तो जो वेवलेंथ होगी वो उसी पे प्रिंसिपल पे काम करता है ना, तो वो वेवलेंथ सबको स्कैटर कर देगा, इसलिए हम देख नहीं पाएंगे। वो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं। इसका साइज़ होता है मोर देन 10 mm। 10 mm से बड़े जो भी साइज़ होते हैं वो नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग में आते हैं। इसकी डिपेंडेंसी की बात करें तो ये तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है वेवलेंथ का, क्योंकि ये सभी कलर्स को इक्वली जो है वो स्कैटर कर सकता है। तो सिर्फ जो रेले स्कैटरिंग है वो ही डिपेंडेंट है वेवलेंथ की, क्योंकि उसका साइज़ वेवलेंथ से छोटा होता है। बाकी जो मे स्कैटरिंग थी उसका बराबर होता है और इसका तो बड़ा होता है, तो इसलिए इनको वेवलेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एग्जाम्पल है फॉग और क्लाउड्स अपीयर होते हैं वाइट कलर के, क्योंकि इसमें इक्वल स्कैटरिंग होती है सभी वेवलेंथ की। ये हमने बचपन से ही पढ़ा है कि वाइट कलर क्यों होगा, क्योंकि जो भी कलर्स हैं विबग्योर हैं वो सभी स्कैटर हो गए, तो जो कलर होगा फिर वो वाइट कलर ही दिखाई देगा, क्योंकि सारे कलर्स जो हैं वो सब स्कैटर हो चुके हैं। इसका एप्लीकेशन है क्लाउड फॉर्मेशन की स्टडी करने के लिए और वेदर प्रोडक्शन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग को। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट स्कैटरिंग है वो है क्वांटम स्कैटरिंग। ये क्वांटम स्कैटरिंग जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब हाई एनर्जी के फोटोन्स जैसे कि एक्सरे या गामा रेज, जो हाई एनर्जी की रेज हैं वो कोलाइड करेंगी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये जो होगा आपस में जो फोटोन है ये एक दूसरे को स्कैटर करेंगे, मतलब एक दूसरे से एकदम भिड़ेंगे और इन दोनों की जो एनर्जी है वो लूज़ हो जाएगी और ये सब अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो बिखर जाएंगे। तो ये जो स्कैटरिंग होगी इस कॉलिजन की वजह से, हाई एनर्जी फोटोन्स की वजह से जो इनमें कॉलिजन हुआ और एक दूसरे से वो बिखर गए और स्कैटर हो गए। और जब एकदम आप टकराते भी हैं, जिस दो अपोजिट डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं और एकदम से अगर वो टकरा गए तो उनकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी ना, कहीं ना कहीं उनका ब्रेक आ गया। तो इससे जो स्कैटरिंग होगी हाई एनर्जी फोटोन्स की वजह से वो होती है क्वांटम स्कैटरिंग। इसका जो की कॉन्सेप्ट यही है कि ये हाई एनर्जी फोटोन्स को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं और हायर फोटोन एनर्जीज को स्टडी करने के लिए जो यूज़ की जाती है वो है क्वांटम स्कैटरिंग। अब ये जो भी स्कैटरिंग पड़ी इनका एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ करते हैं हम रिमोट सेंसिंग में, तो इसका यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो भी वेदर के फिनोमिनास होते हैं जैसे क्लाउड्स और ब्लू कलर ऑफ स्काई, हम जैसे हमने देखा कि उस स्कैटरिंग को यूज़ करके हमने कैसे इनकी वजह से ही कैसे ये कलर और ये सब जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटरफियर हो रहे हैं और रेगुलेट हो रहे हैं। तो इसका यूज़ करके हम इन सबको बेटर समझ सकते हैं। रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट की इमेज में यूज़ करते हैं और अर्थ ऑब्जर्वेशन में यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल सिस्टम और लाइट के बिहेवियर को पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं हम स्कैटरिंग को। इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग जैसे कि एक्सरे स्कैटरिंग, जो एक्सरे है उसमें ये टेक्निक्स यूज़ की जाती है स्कैटरिंग की। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार क्विक समराइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा था रेले स्कैटरिंग के बारे में
ये स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से होती है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ से। फिर हमने मीयर स्कैटरिंग पढ़ा, जो कि लार्जर पार्टिकल्स होते हैं और इसकी जो वेवलेंथ होती है और जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो दोनों बराबर होते हैं। जो क्वांटम स्कैटरिंग होती है उसमें हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं जो कि स्कैटरिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स आपस में टकरा के स्कैटर हो जाते हैं। तो स्कैटरिंग जो होती है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है कलर ऑफ द स्काई, वेदर पैटर्न्स और जो भी ऑप्टिकल मतलब लाइट की जो भी एप्लीकेशंस हैं उसमें हम स्कैटरिंग का यूज़ करते हैं। ये तीनों स्कैटरिंग को भी एक बार फटाफट रिवाइज़ कर लेते हैं, बार बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको वापस से याद करने की वापस ज़रूरत ना पड़े। ये तीनों स्कैटरिंग को भी एक बार फिर से क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बार बार इतना बार रिवाइज़ कर दूँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। तो रेले जो स्कैटरिंग है उसमें जो साइज़ होगा पार्टिकल का वो लेस देन 1 mm होगा और ये जो स्कैटरिंग होगी वो होगी ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स या फिर जो कि टाइनी जो छोटे छोटे डस्ट, बहुत छोटे स्पैक्स होते हैं जो डस्ट के वो, या फिर N2O या ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से भी, जो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स समझ रहे हैं आप, उनकी वजह से ये स्कैटरिंग होती है। जो मी स्कैटरिंग होगी वो होगी 0.1 से 10 mm के बीच में। और वही रैले में आप याद रखिएगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एग्ज़ाम में। मी स्कैटरिंग का पार्टिकल साइज़ होगा 0.1 से 10 mm के बीच। और इसमें किस वजह से स्कैटरिंग होगी, कौन से पार्टिकल्स की वजह से, जो होंगे स्मोक, हैज़ या फिर एरोसोल्स। एरोसोल क्या होता है, ये मिक्सचर होता है वाटर वेपर, डस्ट और सभी गैसेस का, इसकी वजह से होती है मी स्कैटरिंग। और ये स्कैटरिंग जनरली रेस्ट्रिक्टेड होती है लोअर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर लार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं जिसकी वजह से वो स्कैटरिंग कर पाते हैं। और ओवरकास्ट या जो क्लाउडी कंडीशंस होती हैं तब भी ये स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस कंडीशंस में जो होते हैं ये जो पार्टिकल्स इस पार्टिकल साइज़ के, स्मोक हो गया, हेज़ हो गया और या एरोसोल जैसे कि जो वाटर वेपर, डस्ट, गैसेस, ये सब होते हैं, ये सब उस कंडीशंस में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। फिर होती है नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग, जिसका पार्टिकल का साइज़ होगा मोर देन 10 mm मतलब वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा। इसमें जो वाटर वेपर्स या फिर जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये सब मिलकर स्कैटरिंग करते हैं और ये इंडिपेंडेंट होती है वेवलेंथ के, मतलब ये सारी वेवलेंथ को जो है वो कर सकती है, स्कैटर कर सकती है। और इसी की वजह से जो होता है वाइट कलर का जो हमको क्लाउड्स दिखाई देते हैं वो इसी स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देते हैं। क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और क्योंकि वो हर वेवलेंथ की लाइट को इक्वली जो है स्कैटर कर देता है तो इस जो क्लाउड है वो वाइट कलर का अपीयर होता है। तो हमारी आई जो कि वो भी एक तरह की रिमोट सेंसर है, वो उस क्लाउड्स के थ्रू नहीं देख सकती, लेकिन क्योंकि जो ऑप्टिकल लाइट्स हो उसमें क्लाउड्स का फिर भी एक लिमिटिंग इफेक्ट होता है। तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, जैसे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो माइक्रोवेव होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, तो वो क्लाउडी कंडीशंस में भी जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है क्लाउड्स को उसकी लॉन्ग वेव की वजह से। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव सेंसर्स का यूज़ करके माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। आई होप आपने ये सारी स्कैटरिंग आपको अच्छे से समझ आ गई हो और आपने यहीं की यहीं उसको अच्छे से याद भी कर लिया हो। अगर नहीं भी अब कुछ रह गया हो तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन से टाइप की स्कैटरिंग है वो तब होती है जब जो पार्टिकल्स हैं वो वेवलेंथ से छोटे हों, रेले स्कैटरिंग। ब्लू कलर ऑफ द स्काई का कॉज क्या है, अगेन रेले स्कैटरिंग, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेड कलर ऑफ स्काई ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। कौन सी स्कैटरिंग फिनोमेनन में जो पार्टिकल साइज होते हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं लाइट की वेवलेंथ के, तो वो है मी स्कैटरिंग। ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है लाइट की जो कि रेले स्कैटरिंग को स्ट्रॉन्गर फॉर शॉर्टर वेवलेंथ क्रिएट करती है, तो वो उसकी वेवलेंथ। फिर रेले स्कैटरिंग में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, स्कैटर होती है, वो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ वॉट, हमने पढ़ा था, इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ लैम्डा मतलब वेवलेंथ। Then what term describes the change in direction of light due to interaction of with particles?
क्या टर्म है, हम ये टर्म क्या पूरा टॉपिक ही उसके बारे में है कि जब भी कोई पार्टिकल लाइट से टकरा जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन जिसकी वजह से जो लाइट है उसका जो पाथ है नॉर्मल वो डिविएट हो जाता है और स्कैटर हो जाता है, तो उसको स्कैटरिंग बोलते हैं। What type of scattering occurs when high energy photons such as X-rays या जो भी हाई एनर्जी फोटोन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में कोलाइड कर जाते हैं तो उस टाइम पे जो स्कैटरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम स्कैटरिंग। What is the scattering angle in Rayleigh scattering dependent on? स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, थीटा। What law quantifies the intensity of Rayleigh scattering with respect to the wavelength of light? कौन सा लॉ है जिसमें हम वेवलेंथ और स्कैटरिंग के इसमें, और जो आगे है गलती से Rayleigh, तो ऐसा कौन सा लॉ है जिसमें स्कैटरिंग को हम वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है वो, तो वो है Rayleigh स्कैटरिंग। देन व्हाट फैक्टर इन मी स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन पार्टिकल साइज? कौन सा फैक्टर है जो कि डिपेंडेंट करता है मी स्कैटरिंग में पार्टिकल साइज पे, तो वो है उसका रेडियस। ओशन का कलर ब्लू हमको किस वजह से दिखाई देता है, तो वो भी रेले स्कैटरिंग की वजह से। द प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ स्कैटरिंग इन मी स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग में जो प्राइमरी फैक्टर डिसाइड करता है उसकी स्कैटरिंग का वो क्या होता है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि वो बराबर होता है वेवलेंथ के। तो प्रोसेस that called when a photon transfers energy to an electron and changes direction in quantum scattering, जब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है कोलिजन की वजह से तो क्या होता है, फिनोमिनन स्कैटरिंग होती है। What constant is involved in quantum scattering to relate the change in photon wavelength? कौन सा कांस्टेंट होता है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है जो कि क्वांटम स्कैटरिंग में इन्वॉल्व होता है, चेंज द फोटोन वेवलेंथ, जो फोटोन की वेवलेंथ को चेंज कर देता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ रेडिएशन में एक बार हम और पढ़ेंगे प्लैंक्स लॉ के बारे में भी, तब आपको और बेटर समझ आएगा, वो उसका एक नेक्स्ट अलग से एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा आप। वॉट स्कैटरिंग फिनोमिनन इन्वॉल्व्स इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ हाई एनर्जी फोटोन्स, तो ये हम ऑलरेडी बहुत बार इसको रिवाइज कर चुके हैं, क्वांटम स्कैटरिंग, क्वांटम स्कैटरिंग। So that's it about the law of scattering. Thank you. Do check the playlist for more videos. Thank you.